नमस्कार दोस्तों, बुडानी आईएएस के इस नए आंसर राइटिंग सेशन के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। बुडानी आईएएस के ऐप पे आपको पूरे सप्ताह कुछ विशेष मिलता रहेगा। इसके लिए आपको केवल ऐप को डाउनलोड करना है। उस ऐप पर आपको हमेशा एक ऑडियो आर्टिकल, उसके बाद एक पीटी कॉर्नर जिसमें हम प्रीलिम्स के किसी एक टॉपिक का विश्लेषण करेंगे, एक मेंस कॉर्नर जिसके अंदर हम लोग मेंस के किसी टॉपिक का विश्लेषण करेंगे, और सबसे उपयोगी चीज मेरी नज़र में जिसकी आप सबको बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी वो है, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है वो आपका यहाँ पर आ जाता है आंसर राइटिंग सेशन का। क्योंकि सबके जहन में यही रहता है कि आपके पास समझ बहुत है, चीज़ों को अच्छे से प्राप्त कर रहे हैं, बहुत जगह से आप पढ़ रहे होंगे, कोई ज़रूरी नहीं है किसी संस्था से जुड़े होंगे, लेकिन उसके बावजूद आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती आती है आंसर राइटिंग सेशन की, कि एक अच्छा उत्तर किस तरीके से लिखा जाए। तो ऐसे में आपको अलग अलग, जब आप YouTube सर्च करते हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म सर्च करते हैं, तो आपको दिशा निर्देश तो खूब मिल जाते हैं, पर एक तरीका होता है कि जब हम वास्तविक समझ रखना चाहें उस क्वेश्चन की, तो इसके लिए हमें वो क्वेश्चन सामने होना चाहिए या उस क्वेश्चन का आंसर सामने होना चाहिए जिससे हम एनालिसिस कर सकें। दूसरी एक सबसे बड़ी कमजोरी जो होती है वो ये है कि आप जो उत्तर लिखते हैं मेंस के लिए, उन उत्तरों के लेखन के दौरान क्या होता है कि ये हकीकत में संभव नहीं है कि सारे के सारे आंसर आपके चेक किए जा सकें, और यदि वो आंसर चेक किए भी जाते हैं तो उन आंसरों का विश्लेषण इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाता है, क्योंकि इंडिविजुअली कोई भी कॉपी इतनी नहीं चेक कर पाएगा। यदि बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी तो 4-5 बच्चों की चेक करना आसान होता है, और ये समस्या मेरे साथ खास कर हमेशा रहती है, जिसकी आपको शिकायत भी है। तो उसी शिकायत का निवारण करने के लिए कहूँ या आपके लिए एक अच्छी पहल कहूँ कि हम लोग हर सप्ताह एक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। और आज जरूर मैंने क्वेश्चन आज ही दिया था, लेकिन आज हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद में अगले एपिसोड का, यानी अगले वीक जो थर्सडे को क्वेश्चन होगा वो मैं आज ही आपको दे दूंगा। आपके पास पूरे 7 दिन है उस क्वेश्चन का बेहतर आंसर लिखने के लिए, और आज के इस सेशन से जो आप सीख रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कल के एक इंपॉर्टेंट सेशन में मैंने एक जो स्ट्रेटजी होती है, स्ट्रेटजी का एक सेशन हम लोगों ने फ्राइडे को रखा है, तो उसके अंदर मैं आपको कल एक अच्छा उत्तर कैसे लिखना होता है या क्या आंसर लिखने का प्रोसेस होता है उस मुद्दे पर डिस्कशन करूंगा आपके साथ में। आज के इस टॉपिक में केवल मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूं। तो आप जैसा स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि मेंस का एक आंसर राइटिंग का हम लोग रेगुलर सेशन चलाएंगे, और वो यूपीएससी और आरपीएससी यानी आईएएस और आरएस की मेंस के लिए उपयोगी होगा। और आज इसका एपिसोड 1 जो है हम लोग प्रसारित कर रहे हैं। इस आंसर राइटिंग सेशन की बात करूंगा तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम हमेशा कोशिश करेंगे कि जो करंट का जीएस का क्वेश्चन होगा उसी को हम लोग कवर करेंगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप जो नॉलेज कॉर्नर, न्यूज ऑफ डे या जो यूपीएससी के प्रोग्राम AB+ टीवी पर देख रहे हैं, उन्हीं प्रोग्रामों से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चनों को उठाएंगे ताकि आपको करंट की चीजें पता हो। या ये कह सकूं कि वहां से नहीं भी देख रहे हैं तो कुछ लोग अखबार में पढ़ रहे हैं जो करंट के मुद्दे हैं, केवल उन्हीं का हम लोग विश्लेषण करेंगे। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज कि मैं करंट के जीएस के क्वेश्चन लूंगा, हर पेपर के हम लोग कवर करेंगे। हालांकि जीएस के पेपर 4 हैं, प्लस हम लोग आरएस के कंबाइन की बात करेंगे तो वहां भी डिस्कशन करेंगे। जो मेजरली मेरे सब्जेक्ट्स या कॉमन सब्जेक्ट्स हैं उन पर मैं डिस्कस करूंगा, बाकी के लिए अलग अलग टीचर जो आपसे आकर डिस्कस करेंगे, और ये निःशुल्क रहेगा हमेशा हर सप्ताह। इसके अलावा हम ये डिस्कस करेंगे कि हर क्वेश्चन की फ्रेमिंग क्या होनी चाहिए, फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन क्या होना चाहिए, उस चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। क्वेश्चन का आंसर हम लोग बाइलिंगुअल डिस्कस करेंगे, दोनों हिंदी इंग्लिश दोनों में डिस्कस करेंगे ताकि सब बच्चों के लिए महत्वपूर्ण हो सके। इसका एक मॉडल आंसर मैं आपके सामने रखूंगा। फ्रेमिंग और मॉडल आंसर में एक फर्क है। फ्रेमिंग का मतलब होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन को आपको कैसे करना है, मैं वो चीज बताऊंगा, और मॉडल आंसर में वो की पॉइंट्स कह सकता हूं या एक तरीके से वो आंसर कह सकता हूं जो मोटा मोटी मैं आपको बताऊंगा। वीकली सेशन होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इसका पीडीएफ भी साथ में उपलब्ध करवाया जाएगा। ये 6 फैसिलिटी आपके साथ रहेंगी। इसके अलावा ये जो है वो वीडियो कॉर्नर जो आपका है ऐप के अंदर आंसर राइटिंग का, उसमें अपलोड कर दिया जाएगा। जैसे आज आप इसको लाइव देख रहे होंगे, उसके बाद इसको अपलोड कर देंगे तो आप वहां से भी देख सकते हैं। जो बच्चे नहीं देख पाए हैं या आगे चलकर इसको दोबारा भी देखना हो इस तरीके का, तो आप देख सकते हैं। अभी तो मैं शुरुआत में कोशिश करूंगा कि 5-6 क्वेश्चन तो करंट के लेता रहूं,
और अगर आप लोगों की स्पीड अच्छी रही तो इसको मैं नियमित करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी कार्यक्रम बहुत ज़्यादा है तो सब नियमित नहीं हो पा रहे हैं। थोड़ी रणनीति में हम परिवर्तन कर रहे हैं ताकि आपके लिए भी आसान हो जाए और हमारे लिए भी। लेकिन अगर आपने अच्छे से आंसर लिखना शुरू कर दिया तो हम कोशिश करेंगे एक दिन छोड़कर एक दिन के मॉड्यूल पर इसको थोड़ा सा बढ़ा दें, लेकिन पहले एक वीक में हम लोग केवल एक ही क्वेश्चन करते हैं चीज़ों को समझने के लिए। तो इस आंसर राइटिंग सेशन में ये एक महत्वपूर्ण चीज़ है, और मेरा जो मेजर प्लान है वो ये है कि हम लोग कम से कम 100 एपिसोड इस तरीके के कवर करेंगे जिससे आपके बेहतर तरीके से चीजें कवर हो जाएंगी। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि आपको एक तो जितना भी यूपीएससी का पुराना पेपर है वो भी डिस्कस करूं। तो अगले सीरीज से हम ये करेंगे, क्वेश्चन तो हमारा ही लेंगे लेकिन जो यूपीएससी पर है अगर उससे कोई क्वेश्चन पुराना होगा तो वो आपसे डिस्कस करूंगा, ताकि आपको एक ट्रेंड पता चल जाए कि एग्जाम में किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं और ये जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ पर इन क्वेश्चनों की प्रासंगिकता है या नहीं है। तो इसके बाद अगर मैं आज के इस क्वेश्चन की शुरुआत करता हूं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपके सामने मैंने शायद कल या परसों की वीडियो क्लास में डिस्कस किया था, वो ये है कि जो सेडिशन लॉ था, तो आप पहले अच्छे से क्वेश्चन को समझना। क्वेश्चन है, इन द पास्ट फ्यू ईयर्स सेडिशन लॉ इज द इश्यू ऑफ डिबेट ड्यू टू एक्सेसिव यूज। इन द पास्ट फ्यू ईयर्स सेडिशन लॉ इज द इश्यू ऑफ डिबेट ड्यू टू एक्सेसिव यूज। इट इज नेसेसरी टू रिपील द सेडिशन लॉ, डिस्कस। यानी जो मेजर पॉइंट लिखा है वो तो है डिस्कस, चर्चा करें। कह रहा है कि पिछले कुछ वर्षों से राजद्रोह कानून का अत्यधिक प्रयोग की वजह से यह विवाद का विषय है। इस कानून को बंद करने की आवश्यकता है, चर्चा करें। तो इस कानून को बंद करने की आवश्यकता, इस तरीके की चीज रखी गई है, उस पर चर्चा करें। यह आपके सामने यहां रखा गया है, 250 शब्दों में लिखना है। जब मैं इस एग्जाम के पैटर्न की बात करूंगा तो ये यूपीएससी बेस्ड है, इसको केवल आरपीएससी का नहीं कह सकता हूं क्योंकि वहां इतना टफ लेवल एक तरीके से मोटा मोटी आमतौर पर नहीं पूछा जाता है, लेकिन यूपीएससी के पैटर्न पर है। पर यूपीएससी के हिसाब से ये फर्स्ट लेयर का क्वेश्चन है, यानी इसमें अलग अलग लेयर हम डिस्कस करेंगे कि जितने डिफिकल्ट लेवल तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं या एक क्वेश्चन के अंदर 2 से 3 अप्रोच होते हैं, पर यहाँ ये सिंगल अप्रोच का है, इसलिए हमने पहले इससे शुरुआत की ताकि चीजें आपको क्लियर हो जाए। एक बार फिर क्वेश्चन को बोल रहा हूं, अच्छे से अपनी नोटबुक में लिख लें या आप लोग पहले लिख भी चुके होंगे कि इन द पास्ट फ्यू ईयर्स सेडिशन लॉ इज द इश्यू ऑफ डिबेट ड्यू टू एक्सेसिव यूज, कि पिछले कुछ वर्षों से राजद्रोह कानून अत्यधिक प्रयोग की वजह से विवाद का विषय है। इट इज नेसेसरी टू रिपील द सेडिशन लॉ, इस कानून को बंद करने की आवश्यकता है, चर्चा करें, डिस्कस करें। क्लियर है? अब सवाल देखो क्या है कि इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग क्या होती है कि जब आप YouTube देखेंगे, गूगल देखेंगे, टॉपर को सुनेंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। याद रखना, वो सिर्फ मार्गदर्शक है, ठीक है। अभी मैं आपको जो बताऊंगा वो भी एक सोर्स है, लेकिन वास्तविक जो आर्ट ऑफ आंसर है, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि मेंस परीक्षा के लिए एक उपयोगी बेहतर उत्तर लेखन की जो कला है वो तभी विकसित हो सकती है जब हम आम तौर पर हर 2 से 3 दिन में एक क्वेश्चन को कम से कम कर रहे हो। यानी अगले 1 साल तक आप ये 2 से 3 क्वेश्चनों को कम से कम करेंगे, तब जाकर चीजें संभव हो पाएंगी। तो मैं आपको पूरे क्वेश्चन को एक फ्रेमिंग देता हूं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें किसी क्वेश्चन को समझने के लिए। आंसर आपका इस तरीके का होना चाहिए, मोटी मोटी भाषा में कहूं कि जो आंसर चेक कर रहा है उस आदमी को यह महसूस होना चाहिए कि वास्तव में इसी आदमी के लिए यूपीएससी ने एग्जाम करवाई थी। हो सकता है हंसना का विषय हो, पर यह हकीकत है कि जो चेक कर रहा है उसके अंदर ऐसी भावना आनी चाहिए आपके उत्तर को पढ़ने के लिए कि वास्तव में यही व्यक्ति है। क्योंकि जब हम लोग इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो लोग हमारे फेस को रीड करते हैं, हमारे हाव भाव को समझते हैं। पीटी में हम लोग जाहिर सी बात है ऑब्जेक्टिव देकर आए हैं, लेकिन यहाँ जो है हमें मौका नहीं मिलता है अपने विचारों को रखने का। एक तरीके से हमें यह मौका नहीं मिलता है कि सामने वाले की भावना को हम समझ सकें कि वो किस अप्रोच का है और उसके अनुसार आंसर लिख दें। क्योंकि आपने तो पेपर पे लिखा है, अब उसकी भावनाएं किस तरीके की हैं ये अलग होती हैं। इसलिए मोटा मोटी जो यूपीएससी का एग्जाम का पैटर्न है या जो यूपीएससी चाहती है, केवल वही आंसर यदि हम लिखें या जिसको हम लोग कहें कि आमतौर पर स्वीकार किया जा सके, कोई बाइस्ड नहीं हो, एक ऐसा अप्रोच होना चाहिए जो एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का होना चाहिए। ये सब चीजें समझने के लिए आपको कम से कम मेरा ये मानना है 100 से 150 क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उन 100 क्वेश्चनों में हम आज पहले क्वेश्चन की शुरुआत कर रहे हैं कि जो आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग होती है,
किसी भी उत्तर की जो लेखन की बेहतर कला होती है उसके लिए आपको 3 चीजें हमेशा करनी पड़ेंगी। एग्जाम में आपको तभी कर पाओगे जब अभी से प्रैक्टिस करना शुरू करोगे। पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कीवर्ड, कि आपको हमेशा किसी भी क्वेश्चन के अंत में जो चीज लिखी है, जैसे सपोज करो आज के क्वेश्चन के अंत में लिखा था डिस्कस करें, क्या लिखा था कि डिस्कस करें, तो ये जो डिस्कस करने की बात यहां लिखी है चर्चा करें, ये कीवर्ड है। तो इस तरीके की जो भी चीज लिखी हो, जैसे सपोज करो लिखा है स्पष्ट करें, व्याख्या करें, तो इन सब का आंसर अलग अलग होता है। पहले तो आप हमेशा क्या करो कि उस आंसर को लिखने के दौरान उसके कीवर्ड का मूल्यांकन करो कि उसका कीवर्ड क्या है। क्लियर है? कीवर्ड के बाद में दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप ये देखो कि की पॉइंट्स क्या हैं, यानी उस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या मेजर की पॉइंट्स पूछे गए हैं। अब की पॉइंट्स का यहां क्या तात्पर्य है, जैसे आज के इस क्वेश्चन की मैं बात करूं तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि कीवर्ड देखो क्या है इसका, डिस्कस, चर्चा करें। तो पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि चर्चा करें में आंसर कैसा लिखते हैं, तभी लिख पाएंगे। तो आपको एक तो ये दिशा मिल गई है कि पहला पॉइंट तो कि चर्चा करें, डिस्कस करें कीवर्ड है। की पॉइंट क्या है, इन द पास्ट फ्यू ईयर्स सेडिशन लॉ इज द इश्यू ऑफ डिबेट ड्यू टू एक्सेसिव यूज। क्या कह रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में जो राजद्रोह का कानून है वो विवाद का विषय है अत्यधिक प्रयोग की वजह से। तो यह मत समझना कि सेडिशन लॉ पूछा है, बता क्या रहा है कि सेडिशन लॉ का अत्यधिक प्रयोग करने की वजह से चर्चा का विषय है, इसको भंग करने की आवश्यकता है, यानी समाप्त करने की आवश्यकता है। तो मोटा मोटी जो है, अब इस चीज को मैं आपको फ्रेम कर कर बताता हूं कि किस तरीके से निकालना है। फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन का तात्पर्य है कि ये दो चीजें समझने के बाद में कि पहले तो क्वेश्चन का आंसर किस दिशा में होना चाहिए, दूसरा उसमें कौन कौन से की पॉइंट्स है मेजर वो आपको पता होना चाहिए, और तीसरा फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन कि आपको उसका एक रफ पेज पे एक पैटर्न बनाना है कि क्रमबद्ध तरीके से उसका आंसर होना चाहिए। क्योंकि जरा गौर करो, मैंने आपसे ये पूछा कि अकबर की धर्मनिरपेक्ष नीति क्या है, तो आपने लिख दिया कि अकबर की धर्मनिरपेक्ष थी पहले 30 से 40 शब्दों में। फिर आप लिख रहे हो अकबर का जन्म, फिर आपने लिख दिया अकबर की मृत्यु, फिर आपने लिख दिया अकबर की सपोज करो युद्ध। तो इनका कोई हो सकता प्रासंगिकता भी नहीं है, और अगर मैं प्रासंगिकता मान लूं भी एक बार कि ये सब जरूरी था लिखना, तो भी ये क्रमबद्ध नहीं है। आपने पहले पॉलिसी बता दी, फिर उसका परिचय दिया, फिर उसके मृत्यु के बारे में, फिर उसके युद्ध का या साहस का परिचय दिया, तो वो किसी काम का नहीं है। एक क्रमबद्ध तभी होगा जब आपने उसकी फ्रेमिंग बहुत अच्छे से कर ली हो, यानी उसका बंटवारा कर लिया हो कि इस क्वेश्चन में क्या क्या चीजें मुझे लिखनी है 250 शब्दों में। 3 चीजें जब आप कवर कर लेते हो हर क्वेश्चन की, आप एक बेहतर उत्तर लिखने में हमेशा क्या रहोगे, सक्षम। कीवर्ड, की पॉइंट और फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन। और डिटेल में जाता हूं यह समझाने के लिए कि कीवर्ड क्या है। क्लियर है? तो आज के क्वेश्चन का कीवर्ड है डिस्कस करें, चर्चा करें। जब हम लोग इस कीवर्ड की बात करते हैं तो ये एक तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है आज का। कॉन्सेप्चुअल का मतलब होता है कि आपको अपने विचार रखने हैं। कुछ क्वेश्चन होते हैं फैक्चुअल, जैसे सपोज करो इसी क्वेश्चन में इस तरीके का होता कि सेडिशन लॉ को डिस्कस करें, जो राजद्रोह का कानून है उस पर चर्चा करें। तो राजद्रोह के कानून को यदि मुझे बताना होता तो फैक्चुअल हो गया, क्योंकि मैं अपनी तरफ से नहीं बता सकता हूं, जैसा एग्जैक्ट कानून में लिखा वही बताना पड़ेगा। पर यहां ऐसा नहीं पूछा उन्होंने। यहां क्या पूछा है, बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। यहां कह रहा है कि राजद्रोह का जो कानून है उस पर विवाद है, इसलिए क्योंकि उसका अत्यधिक प्रयोग होता है और इस वजह से इसको भंग करने की आवश्यकता है, चर्चा करें। अब यहां क्या कह रहा है कि मैं आपको एक पॉइंट बता रहा हूं, पॉइंट यह है कि इस कानून का दुरुपयोग हो रहा है मेरी नजर में, इसको भंग कर दो। अब इस पर चर्चा करो कि यह बात जायज है कि नाजायज है। ऐसे में पहली इंपॉर्टेंट चीज तो मुझे यह समझ में आ गई कि एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, यानी मुझे क्या करना है कि यहां तथ्य नहीं रखने, मुझे यहां अपने विचार रखने हैं। मैं क्या सोचता हूं इस टॉपिक पर वो रखना है। पर सवाल यह है कि इसने मेरा पूछा है कि सामूहिक पूछा है, तब लिखा है कि शब्द कीवर्ड यहां काम आएगा, वो है कि चर्चा करें, डिस्कस करें। क्लियर है? अब मैं आपको कहूं कि कल मैं एक मौलिक अधिकार के महत्व को लेकर चर्चा करूंगा, तो जाहिर सी बात है आपके जहन में होगा कि सर कौन आएगा, कौन पूछेगा, या कोई कितने लोग वहां बैठेंगे, तब जाकर ही वो चर्चा हुई ना। या मैं ये कहूं कि नहीं बंद कमरे में मैं ही चर्चा करूंगा, तो फिर किससे करूंगा? चर्चा का मतलब है एक सामूहिक विचारधारा,
सामूहिक का मतलब जैसा समाज में स्वीकार्यता अभी चल रही होगी उसको हम लोग कह देते हैं सामूहिक विचारधारा। तो चर्चा का मतलब हो गया है यहां पर सामूहिक विचारधारा कि मैं अकेला सेडिशन लॉ पर क्या सोचता हूं वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आप अकेले क्या सोचते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, समाज में आमतौर पर उस कानून को लेकर क्या अवधारणा है वो इंपॉर्टेंट है। सपोज करो कि 90% मेजोरिटी ऐसी है जो कहती है कि जरूरी है, 10% कहती है कि नहीं जरूरी है, तब वो 90 प्रासंगिकता रहेगा। यदि 50% लोग ये एवरेज मान के चलो कि जब किसी से पूछते हो कि राजद्रोह कानून उचित है कि अनुचित है, तो कोई कहे कि एक हद तक उचित है, एक हद तक अनुचित है, तो इसका मतलब है कि हमें वो सामूहिक विचारधारा रखनी है। सामूहिक विचारधारा का मतलब होता है कॉमनली एक्सेप्टेड अप्रोच। जरूरी नहीं होता है कि हर आदमी आपके उत्तर से संतुष्ट होगा, हो सकता है एग्जामिनर ही ऐसा हो कि जो सेडिशन लॉ का विरोधी हो, पर वो कभी उत्तर का आंसर आपका गलत नहीं कर पाएगा यदि आपने इस समाज के अंदर उस कानून को लेकर क्या चल रहा है उस परिचर्चा को रख दिया है। तो जो आम तौर पर मेरी भावना, आपकी भावना या व्यक्तिगत भावनाओं की कदर नहीं है, यहां पर विचार तो स्वयं के रखने हैं पर जिस दिशा में रखने हैं वो है सामूहिक विचारधारा में, क्योंकि हम बाध्य हैं ऐसा करने के लिए। और बाध्य इसलिए ऐसा करने के लिए क्योंकि यहां क्वेश्चन पूछा गया है कि चर्चा करें, डिस्कस करें इस तरीके के केस पर। तो ये आपका पहला पॉइंट मेरी नजर में क्लियर हो गया होगा कि कीवर्ड का तात्पर्य है कि कीवर्ड क्या है क्वेश्चन का वो समझें, कीवर्ड है चर्चा करें, डिस्कस करें। इसका क्या अर्थ होता है कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, आपको अपना विचार रखना है, लेकिन अपने विचार जो है वो सामूहिक विचारधारा के पक्ष में रखने हैं, यानी ऐसे विचार रखने हैं जिससे समाज में सबको स्वीकार्यता हो। लगभग कॉमनली एक्सेप्टेड इसीलिए लिखा है कि हर आदमी तो संतुष्ट नहीं हो सकता। यदि मैं आपको अभी आंसर बताऊंगा तो इस आंसर में भी आप में से सब संतुष्ट नहीं हो सकते, सबका अपना अपना अप्रोच होगा, लेकिन कॉमनली मैं एक ऐसे नेचर से बताऊंगा कि जितने लोग देख रहे हैं वो लगभग इस आंसर से संतुष्ट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैं कॉमनली एक्सेप्टेबल अप्रोच को आपके सामने रख रहा हूं। तो ये आपकी पहली इंपॉर्टेंट पार्ट होती है किसी भी आंसर को लिखने के लिए, वो है कीवर्ड। पहले कीवर्ड को समझे कि क्या पूछना चाहता है। तो इस क्वेश्चन में मुझे यह समझ में आ गया है कि इस क्वेश्चन में मुझे अपने विचार रखने किस मुद्दे पर कि सेडिशन लॉ जो है उसका अत्यधिक प्रयोग होता है, इसलिए इसको भंग कर देना चाहिए। तो कुछ लोग इसके समर्थक होंगे, कुछ विरोधी होंगे, और मुझे इन दोनों का मूल्यांकन करना है मेरे विचारों के माध्यम से। ये आपका कीवर्ड का कंक्लूजन हो गया। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यदि हम लोग बात करें की पॉइंट्स की, जैसा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की, तो उस क्वेश्चन को साथ आप रखना अपनी नोटबुक में, क्योंकि मैं बार बार पैनल पर पीछे नहीं निकालना चाहता हूं। मैं आपको क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं और आप उससे ये आइडिया ले पाएंगे कि मैंने किस तरीके से उस क्वेश्चन को डिवाइड कर लिया, यानी क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है वो मैंने डिवाइड कर लिया। कह रहा है कि जो सेडिशन लॉ है, जो राजद्रोह का कानून है, वो विवाद का विषय है, इश्यू ऑफ डिबेट है। पहली चीज, सेडिशन लॉ नहीं पूछा है, सेडिशन लॉ विवाद का विषय ये पूछा है। तो ये आपका पहला की पॉइंट हो गया कि जो सेडिशन लॉ है वो विवाद का विषय है। और ये जो विवाद का विषय है ये क्यों है? क्योंकि इसका अत्यधिक प्रयोग होता है। तो विवाद की दिशा भी मिली हुई है आपको इस आंसर में ही कि विवाद पर क्यों है। कानून की कोई कमजोरी ऐसा नहीं है कि सजा कम ज्यादा है, विवाद इसलिए है क्योंकि इसका अत्यधिक प्रयोग हो जा रहा है, एक तरीके से एक्सेसिव यूज हो रहा है। और अब लोगों की मांग है कि इस कानून को क्या कर दिया जाए, भंग कर दिया जाए। अब इसकी मांग है कि इस कानून को क्या कर दिया जाए, भंग कर दिया जाए। आपको इन दो मुद्दों पे चर्चा करनी है, और इतना चर्चा कैसे करनी है ये पीछे वाले पॉइंट में बता चुका हूं। तो आपको यह बताना है कि राजद्रोह का कानून जो है वो एक तरीके से विवाद का विषय है अत्यधिक प्रयोग की वजह से। तो लोगों की मानसिकता है कि इस कानून को भंग कर दें, इस पर आपको अपने विचार रखने हैं। तो स्पष्ट हो गया है कि क्वेश्चन पर दो चीजें आपकी शामिल होनी चाहिए। पहली चीज, ये कानून विवाद का विषय अत्यधिक प्रयोग की वजह से क्यों है, इस पर लिखना है, और दूसरा, इसको भंग करने की मांग क्यों है, इस पर लिखना है। यदि आप इस कथन से सहमत हैं, लेकिन सामूहिक व्यक्तिगत नहीं, यानी समाज में सब लोग सहमत हैं इस बात से, तब तो उस दिशा में लिखना है। यदि सब लोग सहमत नहीं हैं तो फिर आपको इसका निष्कर्ष थोड़ा बदलना पड़ेगा। तो यह आपका की पॉइंट है जो आपको यहां से लिखना है। कीवर्ड और की पॉइंट क्या करते हैं, आपको क्वेश्चन की फ्रेमिंग बनाने में आसानी देंगे। इतना आसान नहीं है, पहले बता रहा हूं। मेरा भी जो है वो 100% सत्य नहीं हो सकता है। मैं तो आपको केवल क्या है, जो आमतौर पर एक्सेप्टेबल मॉडल आंसर है वो बता रहा हूं। तो आपको इसमें और परिवर्तन करना है। क्लियर है? अब सवाल देखो क्या है कि जब की पॉइंट और की वर्ड आपने समझ लिया
तब आपके लिए इसका आंसर लिखना बेहद आसान हो जाएगा। इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी कि अभी ये मत सोचो कि 6 से 7 मिनट में जैसा यूपीएससी में लिखना पड़ता है उतनी मिनट में हम 250 शब्दों में लिख लें, नहीं। अभी आपको क्या करना है, 1 घंटा लगे, 2 घंटे लगे, 3 घंटे लगे, लेकिन आपको क्या करना है कि बहुत अच्छे से जो वास्तविक होना चाहिए उस दिशा की तरफ बढ़ना है। तो फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन की जब बात करूंगा मैं, तो क्या है कि कीवर्ड और की पॉइंट दोनों को ध्यान में रखकर एक उत्तर बता रहा हूं, एक मॉडल बता रहा हूं कि क्या क्या चीजें मेरी राय में इसमें शामिल होनी चाहिए, और शायद आप इससे सहमत हो पाएंगे। कह रहा है कि आजकल सेडिशन लॉ जो है वो क्या है कि विवाद का विषय है, इश्यू ऑफ डिबेट है, और जिसका प्रमुख कारण है एक्सेसिव यूज, उसका अत्यधिक प्रयोग होना, यानी विवाद का कारण भी लिखा है। और कह रहा है कि इस कानून को क्या कर दो, भंग कर दो, और इस पर समाज की सामूहिक विचारधारा क्या है उस पर हमें चर्चा करनी है। तो ये टोटल क्वेश्चन है जो आपके सामने है, क्योंकि हम लोग कीवर्ड की पॉइंट सब निकाल चुके हैं। अब इसकी मैं एक फ्रेमिंग बनाता हूं कि मुझे किस तरीके से ये पूरे 250 शब्द जो हैं उनको ऑर्गेनाइज करना है, कि 250 शब्दों को मैं किस तरीके से ऑर्गेनाइज करूं। पहला क्या लिखा है देखो, कि वर्तमान की स्थिति क्या है, कि ये मुद्दा क्यों उठा कि ये जो है विवाद का कारण बना हुआ, ये कानून चर्चा में क्यों है। क्यों? क्योंकि आप खुद ही कह रहे हो अत्यधिक प्रयोग की वजह से है। तो आपको पहला काम तो क्या करना है अपने आंसर में, डिस्कस द करंट सिनेरियो, यानी जो वर्तमान की स्थिति है उस स्थिति को आपको स्पष्ट करने की आवश्यकता है, कि वर्तमान में ऐसा क्या हो गया कि जिस वजह से ये कह दूं कि ये कानून जो है वो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। तो आपको फिर इस पर मेरी राय में लगभग 20 से 30 शब्दों में लिखने की आवश्यकता है, क्योंकि आप उसको ये मत बता देना पूरा 250 शब्दों में कि वर्तमान में क्या चल रहा है। वो तो खुद ही बता रहा आपको कि वर्तमान में अत्यधिक प्रयोग की वजह से ये कानून जो है वो चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अब क्या है कि अगला सवाल क्या बताया था कि विवाद में क्यों है, तो डिबेट ओवर लॉ। 20-30 शब्दों में तो वर्तमान स्थिति लिखूंगा जिसमें अत्यधिक प्रयोग के बारे में बताऊंगा। अब क्या है कि डिबेट, इस कानून पर विवाद क्या है, तो आपको क्या लिखना है, पहला तो इंट्रो ऑफ लॉ, इस कानून का सामान्य परिचय देना है। क्लियर है? थोड़ा बहुत आपको एग्जामिनर के सामने स्पष्ट करना है कि भाई मैं राजद्रोह कानून जानता हूं। क्लियर है? दूसरा, नीड ऑफ टाइम, आज की समय की आवश्यकता क्या है, या इस तरीके के कानून को एक्सेप्टेबल है या नहीं है। तीसरा, इस कानून का दुरुपयोग कैसे हो रहा है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसी की बात कर रहा है, तो इस कानून का दुरुपयोग कैसे हो रहा है। और चौथा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि महत्वपूर्ण जजमेंट क्या है, यानी कोर्ट की तरफ से क्या क्या महत्वपूर्ण फैसले सुनाए गए हैं, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि इसका अत्यधिक प्रयोग हो रहा है, कि हो सकता है सरकार ने प्रयोग किया हो, कोर्ट ने खारिज किया हो, या कोर्ट ने मंजूरी दी हो, तो क्या कहानी है वो इंपॉर्टेंट है। और इस कानून की आवश्यकता भी है कि नहीं है उस पर हमें चर्चा करना है, क्योंकि सामूहिक लोग, कुछ लोग इसके पक्ष हैं, कुछ लोग इसके विरोधी हैं। तो हमें दूसरे पार्ट में मोटा मोटी क्या करना है कि डिबेट ओवर लॉ को डिस्कस करने की आवश्यकता है। इसको हम किस तरीके से कवर करेंगे, एक बार फिर से चीजों को समझना, कि मैं आपको यह कहूं कि इसका आंसर जब हम लोग लिखेंगे तो क्या क्या चीजें हम लोगों को शामिल करना चाहिए 250 शब्दों में। 3 पार्ट में इस क्वेश्चन को डिवाइड कर लो, सिर्फ 3 पार्ट में। क्लियर कट क्वेश्चन है कि वर्तमान में राजद्रोह कानून चर्चा का केंद्र है, क्योंकि इसका अत्यधिक प्रयोग हो रहा है और इसको लोग हटाने की मांग कर रहे हैं, चर्चा करें। पहला पार्ट में तो वर्तमान की स्थिति, दूसरे में इस कानून की संपूर्ण स्थिति, कि इस कानून का परिचय, कानून का अत्यधिक प्रयोग और कानून की आवश्यकता क्यों है, तीनों चीजें। और अंत में एक कंक्लूजन आपको देना है अपनी तरफ से कि मेरी राय में इसका क्या होना चाहिए, पर वो राय व्यक्तिगत विचारों की होगी लेकिन सामूहिक दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि चर्चा पूछा है। क्लियर है? अब पैसे समझना है कि 30 शब्दों में मैं मान के चलूं कि आपने वर्तमान की स्थिति को स्पष्ट कर दिया। क्लियर है? उसके बाद आपको कम से कम क्या करना है कि 80 से लेकर 100 शब्दों तक दूसरे पैराग्राफ में इतनी चीजें लिखनी है कि इस कानून की परिचय, समय की आवश्यकता, कानून का दुरुपयोग, सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले और कानून की आवश्यकता क्यों है।
और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज कंक्लूजन, एक निष्कर्ष निकालना है जिसमें आपको एक सुझाव भी देना है। यदि इस कानून को भंग कर देना चाहिए, सब लोग इस पर सहमति रखते हैं, तब तो उस दिशा में रखना है। और यदि कुछ लोग कहते हैं कि नहीं भंग नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं होना चाहिए, तब आपको भी उन लोगों की भावनाओं का सम्मान करना है, एक बैलेंस बनाना है। और बैलेंस किसकी दिशा में बनाना है? इस कानून की आवश्यकता और इस कानून के विरोध के बीच में जो मतभेद है, यानी जो लोग आलोचक हैं, जो समर्थक हैं, दोनों के पक्ष को रखना है और उन दोनों को अपने विचारों से एक दिशा देनी है, यानी एक तरीके से आपको सुझाव देना है कि इस कानून को किस तरीके से, इस विवाद से हम लोग मुक्त कर सकते हैं। ये मोटा मोटी जो है फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन है। यहाँ आप लोग कम से कम जैसे 50 से 60 शब्दों में लिखेंगे। ये टोटल जो है मोटा मोटी आपको इसको हम लोग कह सकते हैं कि आंसर ये आपका कवर हो जाएगा। अब सवाल देखो कैसे कवर होगा। पहला पॉइंट जैसे मैं आपको लेकर चलूं और डेप्थ के अंदर कि फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन हो गया, यानी क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से क्रमबद्ध लिखना है। पहले आपको लिखना है, यह महत्वपूर्ण चीज लिखने की आवश्यकता है कि ये क्वेश्चन चर्चा में क्यों है। तो जब आप फ्रेमिंग ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो पहला पॉइंट क्लियर है कि चर्चा में क्यों है, दूसरा कानून की स्थिति और तीसरा आपके सुझाव। तो तीन चीजों में आपको इस आंसर को डिवाइड कर लेना है, इस तरीके से आपको लिखना है। अब सवाल यह है कि इनमें क्या क्या शामिल करोगे। तो मैं पहले सिनेरियो पर आता हूं, वो है डिस्कस द करंट सिनेरियो, यानी वर्तमान की स्थिति के बारे में आप क्या बताओगे, वो इंपॉर्टेंट है। वर्तमान की स्थिति को मैंने कहा था ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है, 30 से 40 शब्दों में बस स्पष्ट कर दो, यानी जो आपके आंसर का पहला पैराग्राफ होगा वो 30 से 40 शब्दों का होना चाहिए, जो वर्तमान स्थिति को स्पष्ट कर रहा हो। जिसमें आपको पहली एक चीज बतानी है, वो है एंटी सीएए प्रोटेस्ट। हाल ही में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में जिन लोगों ने हंगामा किया था, उन लोगों पर राजद्रोह का कानून लग गया। तो आपको यह बताना है। आप उसमें यह कवर कर सकते हो कि जेएनयू का मामला उठा है, तो जेएनयू के कुछ छात्रों पर राजद्रोह का कानून लगा। अभी हाल ही में शर्जिल इमाम जो जेएनयू के हैं, उनके पक्ष में जो लोग नारा लगा रहे थे मुंबई में, उन 51 लोगों पर मुंबई की कोर्ट ने राजद्रोह का केस चला दिया है और उनकी जमानत खारिज कर दी है। यही वो कारण है कि जिसकी वजह से ये चर्चा में है। तो यह आपने वर्तमान की स्थिति 30-40 शब्दों में समझा दी, एग्जामिनर को एक अप्रोच बताने के लिए कि हम जानते हैं कि किस वजह से ये मुद्दा विवाद का केंद्र बना हुआ है। यह आपका टोटल इतना होगा। अगर 30-40 शब्दों की बात करूं, इन तीन चीजों को भी आपने केवल लाइन से लिख दिया तो भी आपके 30 से 40 शब्द पूरे हो जाएंगे। तो मोटा मोटी आप उतार सकते हो कि आपको क्या क्या चीजें इसके अंदर लेनी है। उसके बाद दूसरा जो है वो है डिबेट ओवर लॉ। इस कानून पर विवाद क्या है। इसके लिए आपको क्या करना होगा कि पहले दूसरे पैराग्राफ की शुरुआत में ही आपको पहले इस कानून के बारे में बताने की आवश्यकता है। बताने का अर्थ है इस कानून का छोटा सा प्रावधान कि भाई कोई भी व्यक्ति लिखित तौर पर, मौखिक तौर पर, चिन्ह के माध्यम से, शब्दों या विचार के माध्यम से सरकार विरोध, संविधान विरोध, राष्ट्र विरोध की गतिविधि को अंजाम नहीं दे सकता है। इसमें 3 साल और उम्र कैद की सजा का प्रावधान है, जुर्माना भी संभव है। ये वाला हो गया अबाउट लॉ। मुश्किल से मान के चलूंगा तो ये जाएगा आपका 20 से 30 शब्दों में। क्लियर है। जैसे ही आपने ये बता दिया, यानी इस कानून का छोटा सा परिचय दे दिया, उसके बाद क्या करना है कि नीड ऑफ टाइम, वर्तमान में क्या आवश्यकता है। तो वर्तमान में आवश्यकताओं में आपको यह बताना है कि कुछ लोग विरोधी हैं, कुछ समर्थक हैं। तो आप क्या बताओगे कि एक तो आर्टिकल 19, अनुच्छेद 19 जो है वो व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है विचार रखने की। क्लियर है। ऐसे में विचार रखते यदि राजद्रोह का कानून लग जाए तो कहीं ना कहीं गलत है। तो आप अनुच्छेद 19 की स्वतंत्रता की बात करोगे। दूसरा, आप ये स्पष्ट करो कि राष्ट्र का विरोधी होना और सरकार का विरोधी होना दो अलग चीजें हैं। क्लियर है। आप हो सकता है मेरे पढ़ाने की प्रक्रिया से संतुष्ट नहीं है तो आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, वो स्वीकार के योग्य है। पर आपकी आलोचना यदि मेरे निजी जीवन के रूप में ले लेती है तो आपका अनुच्छेद 19 का उल्लंघन जो आप कर रहे हैं, आपको लगता है कि आप सदुपयोग कर रहे हैं, लेकिन वो दुरुपयोग है। सेम कहानी यहां पर है कि यदि
आप राष्ट्र सरकार का विरोध करते करते, सरकार की किसी योजना की आलोचना करते करते राष्ट्र के विरोध करना शुरू कर देते हैं तो गलत है, हमेशा याद रखना। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि डिफरेंस बिटवीन एंटी गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट आइडियोलॉजी अपोजिशन। आपको तीसरा पॉइंट क्या बताना है, यह भी बताना है कि सरकार विरोधी होना अलग बात है और सरकार के विचारों का विरोधी होना अलग बात है। बहुत से लोग कहते हैं कि सरकार विरोधी स्वीकार के योग्य है, कतई स्वीकार के योग्य नहीं है। वो जो नक्सलवाद है वो सरकार विरोधी है, वो स्वीकार के योग्य नहीं है। केवल आप किसके विरोधी स्वीकार हो, सरकार के विचारों के विरोधी स्वीकार हो। यानी किसी मोदी की नीति की आलोचना कर सकते हो, भारत सरकार में मोदी सरकार की आलोचना नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक लोकतांत्रिक सरकार है, आपके विचारों के दम पे सरकार नहीं बनी, वो एक ऐसी सरकार है जो बहुमत से बनी है। उसके द्वारा किए गए कर्मों की आलोचना कर सकते हो, लेकिन उस सरकार की आलोचना की आड़ में आप राष्ट्र को नहीं झुका सकते हो। क्लियर है? तभी तो लोग कहते हैं ना कि राष्ट्रपति राज्यपाल जैसे पद पे रहते हुए कोई गिरफ्तारी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आप उस व्यक्ति को पकड़ सकते हो लेकिन उस पद का अपमान नहीं कर सकते हो। तो यहां आपको तीसरा पॉइंट ये स्पष्ट करना है कि जहां सरकार विरोधी होना और सरकार के विचारों का विरोधी होना दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अगली चीज देखो क्या है, सवाल खड़े करना, चर्चा करना, किसी मुद्दे पर डिसएग्री हो जाना, ये सब लोकतंत्र का भाग है, यानी ये सब स्वीकार के योग्य होना चाहिए। तो आपको क्या करना है, मोटा मोटी मैं बता रहा हूं कि यहां पर नीड ऑफ टाइम की जब हम लोग बात करेंगे, आपने इस कानून का जब परिचय दिया तो यह आपका 20 से 30 शब्दों में पूरा हो गया। अब मैंने आपको मॉडल आंसर के तौर पर 4 चीजें दे दी हैं। समय की आवश्यकता में आपको बताना है कि अनुच्छेद 19 जो व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करता है, ऐसे में राजद्रोह का अत्यधिक प्रयोग होना अनुच्छेद 19 का दुरुपयोग है या किसी मौलिक अधिकार का दुरुपयोग है। किसी भी लोकतंत्र में सवाल खड़ा करना, चर्चा करना, उस किसी मुद्दे पर डिसएग्री कर जाना यानी उसको स्वीकार नहीं करना, ये सब लोकतंत्र का भाग होता है, इसको स्वीकार किया जाना चाहिए। ये कोई राजद्रोह नहीं है। परंतु इस विरोध के दौरान, सवाल खड़े होने के दौरान या इस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दौरान यह हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि राष्ट्र और सरकार में फर्क होता है और सरकार विरोधी होना और सरकार के विचारों का विरोधी होना फर्क होता है। अब मैंने जब इसी चीज आपको बताई तो आपको ये जो आंसर लिखना है यहां वाला, ये आपको 30 से 40 शब्दों में ही लिखना है। यानी आप ये 4 पॉइंट भी लिख देते हैं, इन 4 पॉइंट को भी डिफाइन कर देते हैं तो 30-40 शब्दों में आपकी बात बन जाएगी। लेकिन आपने इन 30-40 शब्दों में क्या किया है, बहुत उपयोगी काम जो इस समाज में जरूरी है, वो है संतुलन का काम। क्योंकि ये जो कानून को लेकर भंग करने की मांग है, ये सब नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं। जहां गलत प्रयोग होता है वहां मांग जायज है, लेकिन कुछ जगह सही प्रयोग भी हो रहा है तो वहां मांग बिल्कुल क्या है, जायज है कि इस कानून को लगाया भी जाना चाहिए। ऐसे में आपने भी संतुलित लिखा है। आपने लिखा है कि अनुच्छेद 19 के तहत मिली स्वतंत्रता का कभी दुरुपयोग नहीं होना चाहिए या उस स्वतंत्रता को इस तरीके से किसी नहीं दबा देना चाहिए कि राजद्रोह के कानून का डर हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, लोकतंत्र में आवाज उठाना, सवाल पूछना, किसी मुद्दे पर मतभेद होना स्वीकार के योग्य है, परंतु यह ध्यान रहना चाहिए कि वो सवाल परिचर्चा कभी भी राष्ट्र विरोधी ना बन जाए। कभी सरकार का विरोधी बनते बनते आप राष्ट्र विरोधी ना बन जाओ, क्योंकि सरकार और राष्ट्र में फर्क होता है। सरकार विरोधी होना और सरकार का विचारों का विरोधी होना दोनों अलग बात है। सरकार के विचारों का विरोधी होना लोकतंत्र में स्वीकार के योग्य है, उन पर डिबेट करना, बहस करना स्वीकार के योग्य है, उनकी किसी बात को डिसएग्री करना स्वीकार के योग्य है। लेकिन सरकार का विरोधी बन जाना कभी भी स्वीकार के योग्य इस लोकतंत्र में नहीं होगा, क्योंकि वो चुनाव जीत कर आए हैं। अगले 5 साल बाद आप हो सकता है उनका भविष्य बदल दो, लेकिन अभी आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है। क्लियर है? तो यह आप कह सकते हो कि 20-30 शब्दों में आपने अबाउट लो लिया, 30-40 शब्दों में आपने क्या किया, नीड ऑफ टाइम को डिस्कस किया। अगला सवाल जो है इसी में कि हम लोग बात करेंगे, अगला पॉइंट आपने कहा था कि सर मिस यूज होता है, तो आपको यह भी बताना है क्योंकि चर्चा में इसीलिए है। तब आपके सामने कुछ उदाहरण मैंने रखे, अपनी इच्छा से कोई भी लिख सकते हो। आपको मैंने बताया था झारखंड का 2014 का मामला। उस मामले में क्या होता है कि जो आदिवासी लोग हैं उनको विस्थापन करने के लिए कहा जाता है, और जब वो नहीं करते हैं या अपनी जमीन के लिए लड़ते हैं तो उनके विरोध में राजद्रोह का कानून लग जाता है। ये दुरुपयोग है।
तमिलनाडु के पावर प्लांट की बात करूंगा तो उस पावर प्लांट को लगाने के लिए जब 60,000 लोगों ने विरोध किया, तमिलनाडु की सरकार ने उनको राजद्रोही बता दिया, तो वो गलत है। हो सकता है आप संसाधनों का अधिग्रहण सही है, लेकिन उनकी मांग को सुना जाना चाहिए, तो ये कानून का दुरुपयोग है। मुंबई में असीम त्रिवेदी जो कार्टूनिस्ट हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे, उनको इस तरीके से गिरफ्तार करना या उनके विचारों को रोकना, जो सरकार विरोधी थे, हो सकता है कि वो सरकार की कमियों की आलोचना कर रहे थे, लेकिन आपने उस आदमी को गिरफ्तार कर इस कानून को ही विवाद का केंद्र बना दिया। और चौथी, केदारनाथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए बता रहा हूं कि आजाद भारत का पहला मामला था जिसमें केदारनाथ के द्वारा सरकार के विरोध में बयान देने की वजह से उनको राष्ट्र विरोधी करार दे दिया गया था। ये 4 चीजें केवल एक्सप्लेन कर दोगे, केवल का मतलब है कि आप लिख दोगे कि इस कानून का निरंतर दुरुपयोग होता है। केदारनाथ बनाम बिहार सरकार 1962 में यह फैसला आया कि केदारनाथ के द्वारा दिया गया बयान राजनीतिक बयान था, उससे किसी राष्ट्र का या राजद्रोह की स्थिति उत्पन्न नहीं हुई। झारखंड में आदिवासियों के विस्थापन का विरोध करने पर राजद्रोह का दुरुपयोग किया गया। ठीक है, असीम त्रिवेदी या इतनी चीजों को अगर मैं लिख दूं तो मेरा ये मानना है कि आपके लगभग 30 शब्द जो हैं वो यहां पर पूरे हो रहे हैं, और आपने इस 30 शब्दों में ये क्लियर कर दिया है कि इस कानून का भी दुरुपयोग होता है। क्लियर है? अब सवाल ये है कि महत्वपूर्ण जजमेंट कि इस कानून का एक तरीका तो यह है कि आप ये लिख दो कि इस कानून का सदुपयोग भी है, तो महत्वपूर्ण कोर्ट के निर्णय क्या है वो इंपॉर्टेंट है। पहला निर्णय आया था केदारनाथ वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार 1962 में। इस मामले में कोर्ट ने यह स्पष्ट किया था कि व्यक्ति के द्वारा जो सरकार विरोधी बयान दिए गए थे वो राष्ट्र विरोधी बयान नहीं थे, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि उसके द्वारा दिया गया कोई भी बयान जो है वो हिंसा को बढ़ावा नहीं देता है, ऐसे में उसको राजद्रोह करार देना उचित नहीं है। और सरकार ने पहली बार, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि राष्ट्र और सरकार में फर्क होता है। तो हम लोग बात करते हैं कि राज्य जो सरकार है और जो राष्ट्र है दोनों में फर्क होता है। राष्ट्र विरोधी यानी राष्ट्र के खिलाफ बयान देना राजद्रोह का मामला है, लेकिन सरकार के खिलाफ आलोचना करना, बयान देना तब तक राजद्रोह का मामला नहीं है जिस वजह से किसी हिंसा या किसी नकारात्मक स्थिति उत्पन्न नहीं होती। ऐसा इसलिए बोल रहा हूं कि दूसरे केस में ऐसा ही हुआ था, बलवंत सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ पंजाब 1995 का मामला। इस मामले में इंदिरा गांधी की हत्या होते ही क्या होता है कि उसी दिन बलवंत सिंह के द्वारा किसी सिनेमा हॉल के बाहर नारे लगाए जाते हैं कि खालिस्तान जिंदाबाद, खालिस्तान बनाकर रहेंगे। तो खालिस्तान बनाने का मतलब है राष्ट्र की संप्रभुता को चुनौती देना। पर फिर भी देखो सुप्रीम कोर्ट ने कितना व्यापक निर्णय लिया कि खालिस्तान जिंदाबाद का मतलब भारत विरोधी कैसे मान लूं मैं, जब तक उसने भारत विरोधी कहा ही नहीं। अगर वो खालिस्तान जिंदाबाद की मांग कर रहा है और उस मांग से कोर्ट क्या कहती है कि उसके द्वारा दिए गए नारे राजद्रोह की श्रेणी में तब तक नहीं है जब तक वहां खड़ी भीड़ ने इसका विरोध नहीं किया, उस भीड़ में किसी तरीके की हिंसा की भावना नहीं आई, या इसके द्वारा बयान देने की वजह से कोई अराजकता, कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ी हो या अराजकता नहीं हुई हो, तब तक ये राजद्रोह नहीं है। तब तक इस व्यक्ति का अनुच्छेद 19 के तहत इसने प्रयोग कर लिया। तो कोर्ट ने फैसला सुनाया कि सरकार और राष्ट्र में फर्क है केदारनाथ के मामले में, लेकिन अगर आपके द्वारा दी गई कोई सरकार की आलोचना यदि किसी कारण से क्या करती है, हिंसा को बढ़ावा दे देती है, किसी गलत कृत्य को बढ़ावा दे देती है, तब तो वो राजद्रोह है। उदाहरण के तौर पर हार्दिक पटेल आरक्षण मांग रहा था, जायज चीज है, अनुच्छेद 19 कहता है ऐसा करने का अधिकार है, अनुमति लेकर सभा कर रहा था, लेकिन आपके द्वारा जिन शब्दों का प्रयोग किया गया उस शब्दों के बाद में वहां हिंसा बढ़ गई, और हिंसा बढ़ने से पूरे गुजरात में एक तरीके से दंगे हुए। इसलिए आपके बयानों को हम जिम्मेदार मानेंगे कि आपने अपनी जिम्मेदारी को ना समझकर ऐसे बयान दिए जिससे हिंसा हुई, कानून व्यवस्था बिगड़ी, राष्ट्र को चुनौती हुई। वो सरकार को चुनौती नहीं थी, वो राष्ट्र को चुनौती थी। इसलिए देखो उस पर केस हो सकता है जायज माना जाए, पर यहां केस क्लियर कर दिया गया कि जायज नहीं है। तो दो चीजें आपके सामने क्लियर हो गई कि आपको यह स्पष्ट हो गया
कि वास्तव में राष्ट्र सरकार में फर्क होता है, सरकार की आलोचना भी किस कीमत तक स्वीकार के योग्य है, या कोई भी बयान किस कीमत तक स्वीकार के योग्य है, जब तक वो किसी हिंसा को, किसी दूसरे की भावना को प्रभावित नहीं करता तब तक तो स्वीकार के योग्य, तब तक उसको हम राजद्रोह की श्रेणी में नहीं रखेंगे। अगर मोटा मोटी इनको मिलाऊंगा तो यह आपका 30 से 40 शब्दों का जो खेल है वो यहां पर पूरा हो जाएगा। क्लियर है? अब सवाल है सबसे महत्वपूर्ण, वो ये है कि इस कानून की आवश्यकता, क्योंकि आपको तो दोनों पक्षों में लिखना है, क्योंकि आप ये स्वीकार कर चुके हो कि समाज में एक भावना ऐसी है, भावना ये है कि कुछ लोग इसके अत्यधिक प्रयोग के विरोधी हैं और कुछ लोग मानते हैं कि समाप्त कर देना तो संभव ही नहीं है, इस कानून को बनाए रखना जरूरी है क्योंकि इससे ही राष्ट्र सुरक्षित हो रहा है। तो आपको उनके पक्ष में भी लिखना है। तो आप क्या लिखोगे? कानून की आवश्यकता क्या है, उसमें अपने पॉइंट क्या लिख सकते हो? पहला पॉइंट लिख सकते हो कि फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट। अनुच्छेद 19 ये नहीं कहता कि मुंह उठाया और जो मन में आया आपने बोल दिया, उसकी सीमाएं हैं और उन सीमाओं का ही प्रयोग होना चाहिए। यानी आपको केवल उतना ही बोलना चाहिए जितनी आपको स्वतंत्रता मिली हुई है, उस स्वतंत्रता का दुरुपयोग करने का अधिकार आपके पास में नहीं है। क्लियर है? दूसरा, राष्ट्रहित में और राष्ट्र की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए इस तरीके के कानून जरूरी हैं। जैसा मैंने पहले भी उदाहरण दिया था कि यदि मैं ये कहूं कि भारत जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, तब तक कुछ भी गलत नहीं है। इसलिए गलत नहीं है कि मेरे व्यक्तिगत विचार हैं जिसमें मैंने भारत को सर्वोपरि रखा और पाकिस्तान से भी मैं खुश हूं, इसलिए मैंने उसको भी सर्वोपरि मान लिया। केवल पाकिस्तान के पक्ष में नारा दे देने से मैं राष्ट्र विरोधी नहीं हुआ। अब गौर करना कि मैं कहूं कि पाकिस्तान जिंदाबाद और इसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो भी मैं गलत नहीं हूं। क्लियर है? लेकिन एक भीड़ जहां भारत जिंदाबाद के नारे लग रहे हो, उस भीड़ में जाकर मैंने भारत जिंदाबाद ना बोलकर पाकिस्तान जिंदाबाद बोल दिया, अब मैं गलत हूं, क्योंकि मैंने राष्ट्रहित और राष्ट्र की जो एकता सुरक्षा है दोनों चीजों को प्रभावित कर दिया और मैंने अनुच्छेद 19 का एक तरीके से अत्यधिक प्रयोग कर लिया जो इस राष्ट्र में स्वीकार के योग्य नहीं है। तो आप क्या कहोगे कि राष्ट्रहित और राष्ट्र की गरिमा, एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए इस कानून का होना जरूरी है। और तीसरा, रेस्पेक्ट टुवर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के प्रति और संविधान को चलाने वाली जो मशीनरी है, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सब के प्रति सम्मान होना चाहिए। इनके ऊपर हम कभी टिप्पणी नहीं करने चाहिए। हो सकता है कि हम विधायक के कार्य से नाखुश हैं, लेकिन उस नाखुशी में अगर उसको चोर करार दे रहे हैं या अपनी अत्यधिक प्रयोग कर रहे हैं तो गलत है, क्योंकि वह किसी ना व्यक्ति की डिग्निटी को क्या कर रहा है? खराब कर रहा है। अगली चीज देखो क्या है, सिक्योरिटी कंसर्न एंड पब्लिक इंटरेस्ट। दो चीजें हैं जो थोड़ी सी कंफ्यूज कर रही होंगी कि सर आपने कहा कि मैं भारत जिंदाबाद और पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहा हूं, कुछ गलत नहीं है। आप कह रहे हो कि सर मैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहा हूं और सामने से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है, कुछ गलत नहीं है। लेकिन आप कह रहे हो कि सर एक भीड़ ऐसी है जहां लोग भारत जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उस दौरान मैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दूं और वहां हिंसा भड़क जाए, ये राजद्रोह है। ये बिल्कुल राजद्रोह है, क्योंकि तीसरी घटना में मैंने क्या किया? राष्ट्र की सुरक्षा को प्रभावित कर दिया। वहां लोग कट्टर भावना वाले थे, उनके बीच में मैंने अपने भावना का प्रयोग कर कर जो सार्वजनिक हित है यानी जो पब्लिक इंटरेस्ट है उसको प्रभावित कर दिया। तो ऐसे में ऐसा मेरे द्वारा किया जाना तो अपने आप में क्या है? गलत है। याद रखना, भीड़ में जो मारते हैं वही दोषी नहीं है। कानून कहता है जिन्होंने देखा वो भी दोषी हैं, पर उनके खिलाफ तो सबूत का भाव है। लेकिन गौर करना, जो तुम्हारे जैसे कुछ बीच में खड़े होकर कहते रहते और मारो, ये वाले भी दोषी हैं, और यदि इनके खिलाफ सबूत मिल गया तो इनको भी सजा मिलेगी, क्योंकि आपने तो प्रोत्साहन दिया है। क्लियर है? जैसे मैं आपको एक घटना बताता हूं कि आपने फेसबुक पर देखा होगा कि एक उत्तर प्रदेश में कुछ नेता जमीन विवाद को लेकर जो भी मसला चल रहा था, तो उन दोनों व्यक्तियों को उकसाया गया और उकसाया गया कि तुम गोली मार कर दिखाओ, और जितनी ज्यादा बार उकसाया वो जा रहे थे और उन्होंने ठोक दिया। अब आप गौर करना, देश की न्यायपालिका हो सकता है कि जब उनको पहले ही गोली मार देते वो लोग तब उनको सजा कठोर देती, लेकिन जब वो वीडियो देखेंगे और ये कहेंगे कि हमें उकसाया गया और हम लोग गलत हमने किया लेकिन हमें उकसाया गया, तब देखना सजा का प्रावधान थोड़ा कम होगा। क्लियर है? सेम कहानी यहां पर है कि मेरे बयान यदि किसी को उकसा रहे हैं, किसी को नकारात्मक बना रहे हैं, कोई हिंसा या राष्ट्र की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं, तो स्वीकार के योग्य नहीं है। इसलिए ये पॉइंट जो है वो आप मेंशन कर सकते हो, और यही सेम कहूंगा कि 30 से 40-45 शब्दों में यदि आप ऐसा कर देते हो
यानी कानून की आवश्यकता में स्वतंत्रता की सीमाओं को बता देते हो, राष्ट्रहित और गरिमा को बता देते हो, संविधान और मशीनरी के प्रति सम्मान के नजरिए को बता देते हो, सिक्योरिटी कंसर्न और पब्लिक इंटरेस्ट, 4 पॉइंट को यदि डिस्कस कर देते हो 30-40 शब्द पूरे हो जाएंगे और आप इस कानून के पक्ष भी हो गए हैं कि इस कानून की कहां तक हमें आवश्यकता है। अभी तक आपने मोटा मोटी क्या किया कि वो सारी चीजें बेसिकली डिस्कस कर दी कि कानून विवाद में क्यों है, विवाद के बाद में कानून का परिचय, कानून की आवश्यकता, दुरुपयोग और कानून को लेकर क्या महत्वपूर्ण निर्णय है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट खेल शुरू होता है तीसरे पैराग्राफ में, जो यहां इंपॉर्टेंट है कि इस अभी तक के आंसर के कंक्लूजन में हमें क्या मिला, हमें यह मिला कि जो सेडिशन लॉ है, जो वर्तमान में विरोध हो रहा है, वो विरोध जायज है। जायज इसलिए है कि इस कानून का दुरुपयोग होता है, लेकिन इस विरोध के साथ जो मांग चल रही है इस कानून को भंग करने की, वो जायज नहीं है, क्योंकि इस कानून की आवश्यकता भी है। तब फिर आपका जो सुझाव होगा वो इस पक्ष में होना चाहिए कि दुरुपयोग को तो रोक सकें और भंग ना होना चाहिए। ऐसे में आपको क्या करना है, कुछ चीजों का सुझाव देना है, एक संतुलन बनाना है। और वो संतुलन हमेशा मैंने कहा था, एक तो सुरक्षा और दूसरी स्वतंत्रता, दोनों के बीच में संतुलन बना दो, बस बात वहीं खत्म कि सुरक्षा और स्वतंत्रता का संतुलन होना चाहिए। सुरक्षा भी जायज है और स्वतंत्रता उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। इनके बीच में यदि संतुलन बना दिया तब चीजें अपने आप कायम हो जाएगी और सुरक्षा के नाम पे किसी की स्वतंत्रता को खत्म भी नहीं किया जाना चाहिए। तो आपके सामने कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो रखे हुए हैं, इन्हीं पॉइंट्स को मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। पहला लिखा है कि आपको क्या करना है, बैलेंसिंग अप्रोच अपनाना है अपने आंसर में, संतुलित दृष्टिकोण अपनाना है सुरक्षा और स्वतंत्रता के बीच में। क्लियर है? तो आप लिखोगे आंसर में कि मेरी राय में, या ये कह सकते हो कि इस कानून के दृष्टिकोण में सुरक्षा और स्वतंत्रता में संतुलन होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अनुच्छेद 19 के तहत मिली हुई स्वतंत्रता कुछ वास्तविक प्रतिबंधों के साथ में है, यानी उन प्रतिबंधों की भी पालना होनी चाहिए। इस अनुच्छेद 19 का अत्यधिक प्रयोग नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में कोई महत्व नहीं है जब तक इंसान को स्वतंत्रता नहीं है, यानी अगर उसको बोलने की स्वतंत्रता नहीं है तो कोई महत्व नहीं है, परंतु वो स्वतंत्रता हमेशा प्रतिबंधित है। रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस, यानी जो जायज प्रतिबंध हैं उनके आधार पर वो सीमित है। आपको कहना है कि क्रिटिसिज्म ऑफ गवर्नमेंट इज एक्सेप्टेबल, सरकार के खिलाफ की गई आलोचना स्वीकार के योग्य है, बट नॉट ऑफ द नेशन और एनी एंटी नेशनल एक्टिविटी इज क्राइम। यानी कभी भी हम लोग सरकार के खिलाफ सुन सकते हैं, उसकी आलोचना सुन सकते हैं, लेकिन उस सरकार के खिलाफ बोलते बोलते यदि आप राष्ट्र के खिलाफ बोलने लगते हैं या राष्ट्र विरोध की भावनाओं को उत्पन्न कर देते हैं तो स्वीकार के योग्य नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अब इसका सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, तब आप कहोगे कि एक तो प्रॉपर गाइडलाइन जारी की जाए इस कानून को लेकर, यानी इस कानून का कब प्रयोग हो सकता है और कब प्रयोग नहीं हो सकता है, ये किस पर लग सकता है और किस पर नहीं लग सकता है, यदि इसका स्पष्ट वर्गीकरण कर कर हम लोग लागू कर दें तब तो इस कानून की प्रासंगिकता है। दूसरा, जितनी एजेंसी हैं, यानी जो कानून के तहत काम करने वाली सीबीआई, पुलिस जो भी है, इन एजेंसियों को स्पष्ट होना चाहिए कि गाइडलाइंस क्या है, कब इस कानून का प्रयोग कर सकते हो और कब नहीं कर सकते हो। और अगली इंपॉर्टेंट चीज, नागरिकों को यह समझ विकसित की जाए कि इस कानून का वास्तविक उद्देश्य क्या है, कहां तक इसका प्रयोग तुम कर सकते हो और कहां तक प्रयोग नहीं कर सकते हो। एक सबसे इंपॉर्टेंट खेल तो यह है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक्सप्लेन द वर्ड सेडिशन एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच रोल इन इट, कि आप पहले तो राजद्रोह के शब्द को स्पष्ट कर दो कि राजद्रोह होता क्या है, और आप ये भी बता दो कि जो स्वतंत्रता है बोलने की वो कहां तक सीमित है और आप उसका किस तरीके से प्रयोग कर सकते हो। खास कर यदि आप संपूर्ण रूप से स्पष्ट नहीं कर पाओ तो इस राजद्रोह के पक्ष में तो स्पष्ट कर दो कि जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है इसका आप कितना प्रयोग कर सकते हो। क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जुडिशियल रिव्यू, या तो इसका न्यायिक पुनरावलोकन हो, सुप्रीम कोर्ट इसको रीडिफाइन करे, या फिर कोई कानूनी प्रावधान जो आईपीसी 124A है उसमें कोई संशोधन हो, और या फिर कोई संवैधानिक संशोधन हो तो इन चीजों को स्पष्ट कर सके। इतना जब आप इतने पॉइंट्स लिखोगे तो लगभग जो है ये आपके 50 से 60 शब्दों तक पहुंच जाएगा। क्लियर है? तो मोटा मोटी ये आपका आंसर होगा।
एक बार रिवाइज करवा देता हूं सारा कि हमने आज क्या क्या डिस्कस किया है। अगर मैंने कहा कि हम लोग एक बेहतर आंसर की बात करते हैं तो उस बेहतर आंसर में हमें पहले हमेशा क्वेश्चन को समझना पड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन को जब हम समझने की बात करते हैं तो क्वेश्चन क्या लिखा देखो कि इन द पास्ट फ्यू इयर्स सेडिशन लॉ इज द इश्यू ऑफ डिबेट ड्यू टू एक्सेसिव यूज, इट इज नेसेसरी टू रीअपील द सेडिशन लॉ डिस्कस। पिछले कुछ वर्षों से राजद्रोह का कानून अत्यधिक प्रयोग की वजह से विवाद का विषय है, इस कानून को बंद करने की आवश्यकता है। राजद्रोह कानून अत्यधिक प्रयोग की वजह से विवाद का विषय है, एक सहमति तो यह है, दूसरी यह है कि इसको भंग करने की मांग है, और तीसरा है डिस्कस। मैंने कहा कि क्वेश्चन को समझने से पहले तीन चीजें निकालो, कीवर्ड, की पॉइंट, दो को समझो कि कीवर्ड कौन सी भावनाएं पूछी हैं, आंसर किस दिशा में लिखना है, और की पॉइंट उत्तर में क्या क्या पूछा है, यानी उस आंसर क्वेश्चन के अंदर क्या क्या चीजें पूछी हैं केवल वही लिखनी है, और आखिरी उसको एक फ्रेम में ले आओ कि आपको 250 शब्दों में किस तरीके से अपने विचारों को एकत्रित करने की आवश्यकता है। पहला, जब कीवर्ड की बात करोगे तो मैंने कहा डिस्कस, चर्चा करने का तात्पर्य होता है कि एक तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, जैसा हमने क्वेश्चन देखा वो केवल फैक्चुअल नहीं है, तो वो कॉन्सेप्ट यानी आपके विचार पूछ रहा है, पर वह विचार सामूहिक विचार होने चाहिए क्योंकि चर्चा करने की बात कर रहा है, यानी आम तौर पर जो भावनाएं स्वीकार हैं इस कानून को लेकर उनको स्पष्ट करने की आवश्यकता है। सवाल यह है कि की पॉइंट्स क्या है, तो क्या कह रहा है कि सेडिशन लॉ जो है वह विवाद का विषय है क्योंकि इसका अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। तो एक पॉइंट तो यह है, इससे आपको सहमति होनी चाहिए क्योंकि वास्तव में ऐसा कुछ घटनाएं हो रही हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, इसको भंग कर दो। अब गौर करना इस क्वेश्चन को, यदि आपको लगता है कि पूरी की पूरी घटनाओं में दुरुपयोग हो रहा है तब तो भंग कर दो, तो इससे भी सहमत हो जाओगे, पर ऐसा नहीं है। कुछ घटनाएं ऐसी हैं जहां दुरुपयोग हुआ है, तो हम पहले कथन से सहमत है, तो किए की पॉइंट हो गया आपका पहला, और दूसरा सेडिशन लॉ की जो भंग करने की बात है वो दूसरा की पॉइंट हो गया, पर आप इससे सहमत नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अभी इस कानून को यदि भंग कर दोगे तो इस कानून की आवश्यकता भी है, यानी ये वाला पॉइंट आपको मजबूर कर रहा है ये बताने के लिए कि नीड ऑफ लॉ क्या है, इस कानून की आवश्यकता क्या है, और चर्चा करने का मतलब आमतौर पर जो स्वीकार है। अगली चीज देखो क्या है, अब इसके आधार पर क्वेश्चन को फ्रेम कर लेना है कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। 3 पैराग्राफ में लिख देना है, करंट में विवाद का कारण, फिर कानून की संपूर्ण रिपोर्ट, और फिर आपका सुझाव। डिस्कस करंट सिनेरियो, हमने पहला पॉइंट लिया, पहला पैराग्राफ लिया, मैंने कहा इसको आप लोग 20 से 30 शब्दों में लिख सकते हो। उसके बाद हमने डिस्कस किया कि डिबेट ओवर लॉ, कानून को लेकर क्या है, तो कानून का सामान्य परिचय, मैंने कहा यह आप लोग 20 से 30 शब्दों में लिख सकते हो। परिचय का मतलब है कि कानून की धारा का वर्णन, उसके अंदर प्रावधान क्या है और उसमें सजा का प्रावधान क्या है। नीड ऑफ टाइम हमने डिस्कस किया, तो नीड ऑफ टाइम की बात करोगे तो मैंने आपको स्पष्ट किया कि आपको बताना है आर्टिकल 19 का महत्व है, लोकतंत्र में अपनी आवाज को रखने का, अपनी बात को रखने का, सवाल पूछने का हक है, लेकिन आप सरकार विरोधी नहीं हो सकते हैं, सरकार के विचारों के विरोधी हो सकते हैं, और आप सरकार के साथ साथ अगर सरकार की आलोचना कर रहे हैं तो उस आलोचना की एक सीमा है, और उस आलोचना में कभी राष्ट्र की आलोचना नहीं कर सकते हैं। तो यह है नीड ऑफ टाइम, समय की आवश्यकता। यह एक तरीके से सैद्धांतिक पक्ष है। इसको मोटा मोटी मैंने कहा कि आप लोगों को 30 से 40 शब्दों में लिखना है, तो अबाउट लॉ 20 से 30 शब्दों में, नीड ऑफ टाइम आपने 30 से 40 शब्दों में लिखा, ठीक है। तो यह आपका यहां पर दूसरा कॉन्सेप्ट मैंने कहा पूरा हो गया। उसके बाद मिस यूज ऑफ लॉ में आपको उदाहरण देने हैं, मेजर जजमेंट्स, तो यहां तक मैं मोटा मोटी मानकर चलूं तो 20, 30, 50 और 40, 90 शब्द तो आपके यहीं तक पूरे हो रहे हैं लगभग। और 90 के बाद जब हम लोग बात करेंगे कि नीड ऑफ टाइम के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मिसयूज, 4 घटनाएं मैंने आपको सामने रखी हैं, चारों में से किसी को एक्सप्लेन करो 30 शब्दों तक, यानी यहां तक आपके शब्दों की संख्या हो जाती है 120 के आसपास। क्लियर है? उसके बाद मेजर जजमेंट्स क्या है, यानी महत्वपूर्ण फैसले 2 बताए मैंने आपको, जिससे इस कानून की स्पष्टता सुप्रीम कोर्ट कर रही है कि इस कानून का कहां तक प्रयोग संभव और कहां तक प्रयोग संभव नहीं है। 30 से 40 शब्दों में यदि आपने ये लिखा तो यहां तक आपके 150 शब्द पूरे हो रहे हैं। क्लियर है?
लेकिन अभी ये पैराग्राफ दूसरा पूरा नहीं हुआ, क्योंकि नीड ऑफ लॉ भी लिखना है। तब आप लिख सकते हो फ्रीडम संपूर्ण रूप से नहीं है, राष्ट्रहित और गरिमा महत्वपूर्ण चीज है, संविधान मशीनरी के प्रति स्वतंत्रता होनी, सम्मान होना चाहिए, और राष्ट्र की सुरक्षा और सार्वजनिक हित को बरकरार रखना चाहिए। तो आपने यहाँ यदि 30 से 40 शब्दों में लिखा तो लगभग 190 शब्द जो हैं वो आपके यहाँ तक पूरे हो रहे हैं दूसरे पैराग्राफ तक। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कंक्लूजन। पूरा आंसर जो है वो इसी पर टिका है। हालांकि ये भी नहीं है कि ये अच्छा लिख दोगे और ऊपर वाला खराब तो चल जाएगा, वो तो बहुत जरूरी है, वो तो फ्रेमिंग है। और अंत इसमें है कि इसमें आपको एक संतुलन बनाना है कि दुरुपयोग तो होता है लेकिन भंग नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसकी आवश्यकता है। इसी चीज को आपको लिखना 50-60 शब्दों में यदि आपने लिखा तो लगभग आपके 250 शब्द जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। ये आपका एक पैटर्न होना चाहिए आंसर को लिखने का। आप लोग इस वीडियो में जितने पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको स्क्रीन से आप लोग लिखिए अपने आंसर में, इसी तरीके से इसको उतारिए। और उतारने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका आंसर आप लिखेंगे अभी 250 शब्दों में। मैंने सब कुछ बता दिया है कि पॉइंट्स भी कि किस किस दिशा में। केवल एक बार आप क्या करो कि जैसा मैंने बताया इसी के अनुसार लिखो, उसके बाद आप इसमें इंप्रूवमेंट करने की सोचो और लगातार इस तरीके के प्रयास करोगे तभी जाकर चीजें संभव हो पाएंगी। इसी प्रयास को देखने के लिए आज के सेशन को तो मैं खत्म कर रहा हूं, लेकिन जो अगले वीक का सेशन का क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है। मैं कुछ स्पष्ट नहीं करूंगा कि क्वेश्चन ने क्या पूछा है क्या नहीं, कुछ नहीं बताऊंगा। आप केवल इस क्वेश्चन को स्क्रीन पर देखकर लिख सकते हैं। लिखा है कि डिस्कस द इंपोर्टेंस ऑफ नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट इन द इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द कंटेम्परेरी टाइम्स। समकालीन परिस्थितियों में भारतीय विदेश नीति में गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महत्व पर चर्चा करें 250 शब्दों में। ये क्वेश्चन का लेवल भी वही है जो अभी आप एक कर आए हैं। ये भी सिंगल डायमेंशनल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन नहीं है, इसके अंदर भी एक ही क्वेश्चन है। इसलिए जैसा अभी तक आपने किया है केवल उसी को हम डिस्कस कर रहे हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आप इसका अच्छे से आंसर लिखेंगे। अगले थर्सडे को इस क्वेश्चन के एक बेहतर आंसर के साथ हम मिलेंगे और आपके सुझाव आमंत्रित हैं। इसके लिए आप इस वीडियो को देखते समय जो AB+ TV के ऐप पर देख रहे हैं वो तो उस कमेंट बॉक्स में लिख देंगे अपने सुझाव या कोई चीज नहीं समझ में आई हो वो, ताकि मैं अगले वीडियो में डिस्कस कर सकूं। और जो बुडानिया IAS वाले में देख रहे हैं उनसे एक अपील है, और आप भी, मैं आंसर पूरा तो चेक कर नहीं भेज पाऊंगा, लेकिन जिनको मोटा मोटी दिखाना है उनको मैं एक नंबर लिख रहा हूं स्क्रीन पर, तो आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और जो चैनल है उसके टेलीग्राम चैनल पर भी आप लोग भेज सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अपना आंसर और इस वीडियो पेपर में कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके का हो तो वो भी आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। क्लियर है? तो मिलते हैं अगले वीक को एक नए क्वेश्चन के साथ में, एक नई बेहतर प्रैक्टिस के लिए। पर जरूरी यह है कि जो मेहनत अभी आपने की है या मैंने की है, इस मेहनत का फल आपको तभी मिलेगा जब आप इस आंसर को अच्छे से लिखेंगे। लिखने के बाद अगले क्वेश्चन में हम सीखेंगे कि हमने पहले वाले क्वेश्चन से क्या सीखा था, क्योंकि सेम नेचर का क्वेश्चन है। उत्तर अलग होगा क्योंकि कंटेंट अलग है, लेकिन फ्रेमिंग, कीवर्ड, की पॉइंट सब कुछ सेम है। इसलिए आज वाला सेशन कितना सफल हुआ ये आपको अगले सेशन में पता चलेगा, और वो आप मुझे अपने बेहतर आंसर से बताएंगे। तो आपके पास 7 दिन है इस दूसरे क्वेश्चन का आंसर मेरे पास भेजने के लिए। अगले थर्सडे को हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? थैंक यू।